जो सेमिनार में पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नमस्कार करता हूं, पर मणिकांत ठाकुर जी को। उनको मैं वैसे काफी दिनों से बहुत उनसे मेरी व्यक्तिगत बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं है, लेकिन मैं उनके बारे में सुनता रहा हूं, उनके बारे में मैं जानता रहा हूं और मैं जानता हूं कि एक बड़े निर्भीक पत्रकार हैं और उन्होंने जो पत्रकारिता की सेवा की है वो अविस्मरणीय है। इसलिए मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूं और उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि अभी भी वे इस क्षेत्र में इतने कार्यरत हैं। मेरे दूसरे सहयोगी अमित कुमार मेरे ही सेवा के हैं, मैं उनको जानता हूं, वो बड़े कर्मठ पदाधिकारी हैं, बड़े अच्छे पदाधिकारी हैं और उन्होंने जो कार्य धनबाद में किया है, झारखंड में किया है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है और उसकी हम सब लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए और उन्हें शुभकामना देनी चाहिए कि अपने कार्य में सफल हों। मैं सेमिनार में इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय नारायण, उनको भी मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं अपनी बात आपके सामने 2-3 खंडों में, क्योंकि ये विषय इतना लंबा है कि इसके बारे में कहने में बड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं इसको 2-3 खंडों में बांटकर बहुत संक्षेप में आपके सामने रखूंगा और मेरा प्रयास ये होगा कि मैं आपको एक टीचर की तरह से कुछ समझा सकूं, उसके बारे में बता सकूं कि क्या हुआ, क्या करना चाहिए, गलतियां कहाँ हुई या कैसे गलतियां नहीं करनी चाहिए, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। मैं चूंकि इतिहास का भी विद्यार्थी हूं, अतः मैं जानता हूं कि मानव इतिहास में मानवों का इतना बड़ा मूवमेंट कभी नहीं हुआ। इस पेंडेमिक के दौरान में जो लोगों का, खासतौर से माइग्रेंट लेबरर्स का, जो एक जगह से दूसरी जगह पर हस्तांतरण हुआ, उनकी संख्या डिस्प्यूटेड हो सकती है। कुछ लोग 1.5 करोड़ कहते हैं, कुछ लोग 2 करोड़ कहते हैं, लेकिन वो 1.5 करोड़ हो या 2 करोड़ हो, जो भी संख्या हो, इतनी बड़ी संख्या का, इतनी बड़ी जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट इसके पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसके पहले आज से करीब 250 वर्ष पहले एक छोटा मूवमेंट जिसमें करीब 25 या 26 लाख व्यक्तियों का मूवमेंट हुआ था और साउथ अफ्रीका का था। खैर मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतिहास में नहीं जाऊंगा। कहना मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि इस पेंडेमिक ने, इस महामारी ने सब चीजों को, सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस करके रख दिया है। और गलतियां तो होती हैं, गलतियों के बाद में लोग बुद्धिमान हो जाते हैं। अब अगर हम उसके बारे में कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो आप, जब घटना हो गई, घटना के बाद की बात, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जो गलतियां हैं उसको मैं भूलता हूं, मैं वर्तमान पर अधिक आने की कोशिश करूंगा। लेकिन इतना मान करके चलना चाहिए कि ये जो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, इस मूवमेंट की वजह से जो लोगों को भयानक कष्ट हुआ, जो लोगों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसको शायद कम किया जा सकता था। प्रशासन ने, इसमें कोई शक नहीं कि प्रशासन ने बहुत मेहनत की। मैं जानता हूं कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो पुलिस के कर्मी हैं, इन लोगों ने जो अथक परिश्रम किया, वो उसका वर्णन करना, उसको विस्तारीकरण करना अपने आप में असंभव है। और अगर इन्होंने इतना बड़ा परिश्रम नहीं किया होता तो शायद ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ा मानव समाज के ऊपर में खतरा आता, लेकिन उसको किसी तरह से इस मामले को संभाला गया। प्रश्न ये उठता है कि भाई किया क्या जाए, क्योंकि ये 2-3 चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो वायरस है, ये वायरस अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, इसका कोई वैक्सीन है नहीं। दुनिया के कई देश वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी भी तो कब बनेगी, कब अवेलेबल होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि अगले 5 महीनों में, 6 महीनों में, अगले साल जनवरी या फरवरी तक कोई दवा बन जाए या कोई वैक्सीन आ जाए, शायद इसको फिर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब तक ये चीज नहीं होती है, तब तक तो ये वायरस बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आप देखते होंगे, आप पढ़ते होंगे, जब पूरे भारतवर्ष में रोज 10,000 नए मामले आ रहे हैं और इन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है।
ये सोचा गया था कि जो ये लॉकडाउन लगा 74 दिनों का, 75 दिनों का, इसमें इसको कर्व को फ्लैटन किया जा सकेगा, इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत कुछ कंट्रोल जरूर हुआ, लेकिन जितना कंट्रोल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और ये वायरस बड़ी तेजी से अभी भी बढ़ रहा है और इसके भविष्य में और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अब ये क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि अब तो भारतवर्ष में करीब 2,60,000 मामले हो गए, बिहार में करीब 5,500 मामले हो गए, झारखंड में भी करीब 1200-1300 मामले हो गए, और रोज ये मामले बढ़ ही रहे हैं। इनके बारे में क्या किया जाए? क्या प्रशासनिक भूमिका होनी चाहिए? क्या हमारे मीडिया की भूमिका होनी चाहिए? क्या राजनीतिज्ञों की भूमिका होना चाहिए? अब इस पर विचार करने की, क्योंकि अगर हम नहीं इस पर विचार करेंगे और अगर इस स्तर पर इसको नहीं रोक पाएंगे तो हम बहुत बड़ी महामारी के लिए, बहुत बड़ी कैलेमिटी के लिए अपने को झोंक रहे होंगे और उसको खुद कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा मणिकांत ठाकुर जी कह रहे थे, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं कि एक बड़ी समस्या हमारे सामने जो थी कि जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई, उन पर हमने शायद बहुत कुछ नहीं किया। फिर 20-22 हजार तबलीगी लोग मूव किए, उस पर हमने शायद बहुत कुछ नहीं किया। फिर माइग्रेंट लेबरर्स 1.5 से 2 करोड़ लोग मूव किए एक राज्य से दूसरे राज्य में शायद हमारी भूमिका कुछ कमजोर रही। अब मैं कारण में नहीं जाना चाहता हूं कि क्यों कमजोर रही। अच्छा होता है कि इनको पहले ही दिन जब लॉकडाउन लग रहा था उसी समय इनको ये आज्ञा दे दी जाती कि अपने अपने घरों को चले जाएं, लेकिन जिस कारण से भी उनको आज्ञा नहीं दी गई और ये बाद में चले, और इनके चलने की वजह से इन केसेज में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी आ रही। तो अब क्या करना चाहिए? क्या हमें मान लें कि ये महामारी हमारे कंट्रोल के बाहर है, हमारे नियंत्रण के बाहर है, या हम कुछ ऐसा काम करें कि जिससे इस महामारी पर नियंत्रण किया जा सके, लोगों के दुख दर्द को कम किया जा सके? तो जैसा अमित कह रहे थे, और अमित बहुत ठीक बात कह रहे थे, कि ये पिछले 2-2.5 महीनों में जो हमको समय मिला, इसमें जिला प्रशासन को, देखें ये आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझें कि ये कैसे, इसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो अगर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत संक्षेप में, इसको मैनेजमेंट करने के लिए ऐसी किसी भी कोरोना जैसी या कोविड जैसी या किसी भी महामारी को मैनेज करने के लिए हमारे पास में 2 अस्त्र या शस्त्र हैं। एक हमारे पास में एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट जो 1897 में अंग्रेजों ने बनाया था। यह बिल्कुल छोटा सा एक्ट है, 4 सेक्शंस का एक्ट है, लेकिन ये एक्ट कहता है कि अगर कभी राज्य सरकार को लगे कि किसी क्षेत्र में ऐसी कोई महामारी फैल रही है, ऐसी कोई विपदा आ रही जिसको रोकना जरूरी है, तो आवश्यक कदम राज्य सरकार उठा सकती। बस ये इतना ही उस एक्ट का है कि उसमें आवश्यक कदम उठा सकती है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी कोई घटना घट रही हो, चाहे कोई और घटना घट रही हो। अगर कोई विपदा आ रही है, कोई महामारी आ रही, कोई बड़ा संकट आ रहा है, तो राज्य सरकार उसमें कदम उठा सकती। इस एक्ट को बाद में 2005 में डेवलप किया गया और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नाम से एक नया एक्ट बनाया गया। बड़ा एक्ट है, करीब 79-80 सेक्शंस का है। इस सेक्शन में बहुत सी ढेर सारी चीजें कंसीव की गई या बताई गई। इसमें से जो पहला एक लेवल बनाया गया वो नेशनल अथॉरिटी, केंद्र स्तर पर प्राइम मिनिस्टर के अधीन बनाई गई। इसका काम है कि ये पॉलिसी बनाएंगे, गाइडलाइंस बनाएंगे, ये बताएंगे कि भाई इससे कैसे फाइट किया जाएगा, इसके लिए फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, फाइनेंसेस का अरेंजमेंट करेंगे। फिर दूसरी अथॉरिटी स्टेट लेवल पर है, जिसको हम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं। ये फिर उसको मॉनिटर करेगी, बताएगी, गाइडलाइंस इशू करेगी। लेकिन जो असली है, जो कटिंग एज है, वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, और उसको डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के अंडर में फंक्शन करती है। तो संक्षेप में हम ये समझ लें कि कार्यकर्ता जो कुछ करने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाले ही, जिला प्रशासन नहीं करने वाले। सारी जिम्मेदारी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, वो अल्टीमेटली जिला प्रशासन पर ही आने वाली। जिला प्रशासन ही को इसको एग्जीक्यूट करना है, जिला प्रशासन ही को आगे बढ़ करके सारी चीजों को करना है। तो इसलिए जिला प्रशासन पर बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व है। और जिला प्रशासन का मतलब है कि जिले में जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये कलेक्टर को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस एक्ट के अंदर ये अधिकार दिया गया है कि
जिले में किसी भी सेवा के किसी अधिकारी, किसी पदाधिकारी की सेवाओं को ले सकते हैं इस महामारी से लड़ने के लिए, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं, जिसमें पुलिस कर्मी भी शामिल हैं, जिसमें राज्य सरकार की दूसरी सेवाओं के लोग शामिल हैं, जिसमें शिक्षक शामिल है, जिसमें सभी लोग शामिल हैं। तो उनकी सेवाओं को लिया जा सकता है जिससे कि इस महामारी का इसका मुकाबला किया जा सके। तो यही काम हमारे जिला प्रशासन के लोग कर रहे हैं, यही काम हमारी राज्य सरकार कर रही है, यही काम हमारी केंद्रीय सरकार कर रही है। तो जिला प्रशासन ने अभी तक जो कार्य किया उसमें कमियां रही, में अच्छाइयां भी रही, कुछ कमियों को योगदान ठाकुर जी ने खींचा है, वो मेरे ख्याल से सबको ग्रहण करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत सी कमियां रही हैं। लेकिन अब भविष्य में हमको क्या करना चाहिए कि जिससे हम इस संकट से उबर सकें, ये कमियां नहीं आए। तो जैसा अमित कह रहे थे, ये क्योंकि आफ्टर ऑल इससे आप लड़ेंगे कैसे? लड़ने के लिए न, एक आपको काम जो होगा जिसको हम कहते हैं कि कंटेनमेंट करना होगा, पता लगाना होगा, ट्रेसिंग करके लोगों को ढूंढ करके पता लगाना होगा लोगों की कौन लोग इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, उनको फिर कंटेन करना होगा, उनको आइसोलेट करना होगा। अब चाहे आप उनको क्वारंटीन में रखें, चाहे आप उनको आइसोलेशन सेंटर में रखें, चाहे उनको घर में उनके लिए क्वारंटीन की व्यवस्था कर दें, लेकिन उनके लिए आपको उनको आइसोलेट करना, क्योंकि आपके पास कोई दवा है नहीं, इसलिए उनको आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, कंटेन। और अगर हमारा ये जिला प्रशासन उनको आइसोलेट करने में, उनको कंटेन करने में अगर उसको सहायता मिल जाती, सफलता मिल जाती है, तो हम इस लड़ाई को जीत सकें। और अगर ये सफलता नहीं मिलती है तो हम इसको नहीं जीत सकें। अब इस सफलता नहीं मिलने का एक बहुत बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है, वो ये प्रश्न चिन्ह है कि ये जो इतने लेबरर्स आए, 2 करोड़ जो लेबरर्स पहुंचे तमाम उत्तरी भारत में, खासतौर से यूपी में, बिहार में, असम में और राज्यों में भी जो ये पहुंचे और अपनी साथ जो इस समस्या को लेकर, इनको कैसे, इनको जब तक हम इनको नहीं संतुष्ट कर पाएंगे, जब तक हम इनकी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, तो हमारे कोरोना के केसेस बढ़ते रहेंगे। क्योंकि ये कौन लोग हैं? ये गरीब लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास में कोई साधन नहीं है, ये दिन भर काम करते हैं, तब इनको शाम को 200 या 300 400 रुपए मिलते हैं तो अपना कार्य चलाते हैं। तो अगर इनको हम सहायता नहीं पहुंचा पाए तो ये फिर निकलेंगे, ये स्प्रेड करेंगे इस बाजार में, उस बाजार में, इस गांव में, उस गली में, और फिर कोरोना और बहुत तेजी से फैलेगा। तो मेरा एक ये सुझाव है जिला प्रशासन के लिए, राज्य सरकार के लिए या अपने श्रोताओं के लिए कि इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है कि भाई हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें, ये हमारे जो लेबरर्स हैं उनको अब घर में बैठे बैठाए कम से कम अगले 3 महीनों के लिए, अगले 4 महीनों के लिए उनको निकलना नहीं पड़े, उनको अपनी जीविका के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होना पड़े। 2 काम किए जा सकते हैं। एक तो भाई आप उनको, मैं ऐसे कुछ रफली कैलकुलेशंस कर रहा था कि बिहार में जो 20 लाख लेबरर्स आए हैं, माइग्रेंट लेबरर्स जो बिहार में आए हैं, झारखंड में मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन वहां पे शायद 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख जो भी आए हों, जो भी लेबरर्स आए हैं, तो इनको हमको अगले 3 महीनों के लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि इनके खाने की व्यवस्था, इनके रहने की व्यवस्था पर्याप्त रूप से की जाए, जिससे ये अगले 3 महीने तक अपने घर में रहें, अपने गांव में रहें, ये निकले नहीं, जीविका खोजने या दूसरे के लिए निकले नहीं। अगर इनको हम ये सुविधा दे सकते हैं कि 3 महीनों के लिए, तो हम इस बीमारी पर बहुत अंश तक नियंत्रण कर सकते हैं। अब ये सुविधा कैसे, कोई कहेंगे भाई 3 महीने की हम कैसे सुविधा देंगे? तो मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा था कि जैसे बिहार में करीब 26 लाख या 30 लाख मान लें कि 30 लाख मैक्सिमम 30 लाख लेबरर्स आए, तो उनकी करीब 7 लाख फैमिलीज होंगी। हर फैमिली में 4 आदमी मान के चलें तो करीब 7 लाख फैमिलीज होंगी। तो हम हर फैमिली को, मैं ऐसे कुछ रफ कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर हम हर फैमिली को पैसे दे दें या उनको हम 10 किलो चावल उपलब्ध करा दें, 10 किलो गेहूं उपलब्ध करा दें, 5 किलो उनको हम दाल उपलब्ध करा दें, कुछ सरसों का तेल उपलब्ध करा दें और छोटी मोटी चीजें उपलब्ध करा दें, जिनका कास्ट मैक्सिमम जो मैं भाव परिवार के लिए 1 महीने का 1500 रुपयों का खर्च आता है। तो अगर हम ये 7 लाख परिवारों को मान लें और उसको 1500 रुपए एक दिन का खर्च मान करके उसको हम अगर कैलकुलेट करें, तो राज्य सरकार को करीब 120 करोड़ रुपया इनको ये सुविधा, ये उनको 2 तरह से सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।
उनको ये कहा जा सकता है कि भाई हम आपको हर परिवार को 3-3 महीने के लिए 1 महीने के लिए आप पहले दें, दूसरे या तीनों का एक साथ दे सकते हैं। तो भाई हम 1500 रुपए के हिसाब से हम आपको दे दे रहे हैं, 1500 रुपया आप लो और महीने भर का आप अपना गेहूं और दाल और चावल और जो तेल, नमक, ये आवश्यक चीजें इसको आप खरीद लो, घर में रहो, वहीं पर खाना बनाओ, बाहर मत निकलो, जिससे कि चीज स्प्रेड नहीं करे। तो फिर इस तरह हमको, और अगर हम इस तरह से देते हैं 7 लाख फैमिलीज को, तो कुल हमको मिला के करीब 120 करोड़ रुपयों का खर्चा आता है। इसके अलावा अगर हम हर परिवार को 1000 रुपया और कैश में देते हैं, भाई तुम बीमार हो गए, थोड़ी दवा की तुमको जरूरत पड़ेगी या तुमको कुछ और चीजों को खरीदने के लिए आलू खरीदना पड़ेगा या कुछ सब्जी खरीदनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम दे देते हैं, जिससे आप सेल्फ सफिशिएंट हो, कहीं निकलना नहीं पड़े। तो इसमें अनदर आपको करीब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। तो कुल मिला के 100 या 180 करोड़ या मैक्सिमम 200 करोड़ रुपयों का खर्चा आएगा 1 महीने, और हमने कहा 3 महीने। तो अगर इनको 3 महीने के लिए सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगा, मेरे हिसाब से ये खर्चा बड़ा नगण्य है। जहां बिहार राज्य सरकार का बजट करीब 2 लाख करोड़ रुपयों का है, इस साल का खैर बजट नहीं होगा, उस 2 लाख करोड़ रुपयों में से 600 करोड़ रुपयों को निकाल पाना या 800 करोड़ रुपयों को निकाल पाना कोई कठिन काम नहीं है। इसलिए राज्य सरकार को इसे निकालना चाहिए और इन लोगों को 3 महीने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। जैसा मैंने कहा, चाहे आप उनको राशन देकर के उपलब्ध कराएं या हर महीने 1500 रुपया दे दें राशन खरीदने के लिए, और 1,000 उनको रुपया और दे दें और चीजों की व्यवस्था करने के लिए। तो हम अपने माइग्रेंट लेबरर्स को अपने घर पर रोक सकते हैं, और अगर हम उनको अपने घर पर रोक सकते हैं तो हम उनको कंटेन कर सकते हैं, हम इस डिसीज को फैलने से, बढ़ने से हम उसको रोक सकते हैं। और यही मेरे ख्याल से यही एकमात्र रास्ता है, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है, जब तक कोई इलाज नहीं आता है, कि हम इस चीज को कंटेन कर सकें। तो वैसे बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसमें अब जल्दी करता हूं, संक्षेप करता हूं। तो ये व्यवस्था राज्य सरकार को मेरे हिसाब से अवश्य करना चाहिए और जिला प्रशासन को इसके लिए आगे आना चाहिए। मैं जानता हूं कि अगर राज्य सरकार डिसीजन लेगी तो अमित जैसे या हमारे दूसरे जो भी जिला प्रशासन के लोग हैं, वो जरूर तेजी से सामने आएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे शायद हमको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। हाँ, मैं आपको थोड़ी सी चीजें जनसाधारण के कल्याण के लिए बताता हूं कि क्या किया जाता है। तो हम जैसा जानते हैं, ये कोविड फैलता है एक वायरस से। वायरस क्या है? वायरस और बैक्टीरिया, ये दो चीजें होती हैं, बड़े मिनिस्क्यूल, बहुत छोटी छोटी वायरस। वायरस को लोग कहते हैं कि एक पिन, जो हम पिन रखते हैं, जो पेपर में हम पिन लगाते हैं, उसकी नोक जितनी होती है, उस नोक के अंदर में 2000 वायरस आ जाएगा। इसकी इतनी छोटी साइज है, बहुत छोटे साइज का वायरस होता है। वायरस और बैक्टीरिया में क्या फर्क है कि बैक्टीरिया चल सकता है। नीतू कुमारी, हेलो, ये बैक्टीरिया मूव कर सकता है, लेकिन वायरस मूव नहीं कर सकता है। वायरस अंडे जैसा है, जैसे अंडा है, अंडा में जीवन है लेकिन वो मूव नहीं कर सकता। वैसे वायरस है, उसमें भी एक तरह का जीवन है लेकिन वो मूव नहीं कर सकता है। तो उसको मूव करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। तो मीडियम क्या पकड़ता है? हमारे नाक को, हमारे मुंह को, उसको मीडियम, जैसे उसको नाक का मीडियम मिला, नाक में हमारा जो म्यूकस है या मुंह में हमारी जो लार है, वहां अगर ये छींक करने से पहुंचा वायरस, तो उसने तुरंत उसको एक मीडियम मिल गया, और मीडियम मिल करके फिर आपके जीभ के द्वारा या आपकी नाक के द्वारा आपके गले में पहुंच जाएगा और बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करता है, फिर आप इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो क्या हमको करना चाहिए? लार्ज स्केल क्या करना चाहिए कि भाई हम लोगों में लार्ज स्केल पर मास्क बांट दें कि लोग मास्क लगा करके चलें। लार्ज स्केल पर सैनिटाइजर लोगों को दिया जाए, ये खासतौर से जो लेबरर्स हैं जो गांव-गांव में पहुंचे, उनको सैनिटाइजर दिया जाए। भाई आप हाथ अपना सैनिटाइज करते रहिए, बीच-बीच में साबुन से धोते रहिए, मास्क लगा करके चलिए, आइए जाइए, वैसे मत कहीं पर। उनको लार्ज स्केल में इसको बांटे, इसमें बहुत खर्च नहीं आता है। इनको बांटा जाए कि जिससे वो सुरक्षित रह सकें, और उनको बताया जाए कि भाई आपको अगर कभी कोई सिम्टम होता है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम, खांसी होता है, जुकाम होता है, गले में दर्द होता है, तो आप जल्दी से भाग करके अपने नियरेस्ट प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उस पर पहुंचे या किसी डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे आपका ट्रीटमेंट कराया जाए। तो ये व्यवस्था जिला प्रशासन को करनी चाहिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन करने की,
सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करने की, ग्लोव्स डिस्ट्रीब्यूट करने की, जिससे कि लोग इस महामारी को मैनेज कर सकें। ये एक बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। मैं संक्षेप में और समाप्त करने के पहले सारे लोगों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए और जो लोगों के लिए भी एक ये संदेश देना चाहता हूं, इस बीमारी से लड़ने के कुछ बड़े साधारण से सिंपल से उपाय हैं। उन उपायों पर भी हमको विचार करना चाहिए। उपाय क्या है? सबके पास में है कि हमको दिन में 4 बार गर्म पानी पीना चाहिए। 4 बार मतलब एक बार सवेरे 8 बजे पी लें, फिर 12 बजे पी लें, फिर 6 बजे पी लें, फिर 8 बजे रात में। 4 बार आपको आधा ग्लास गर्म पानी, जैसे आप चाय पीते हैं, वो 4 ग्लास आपको गर्म पानी पीना चाहिए। अगर आप उसमें 2 बार चाय में अदरक डाल करके पी सकें तो 2 बार गर्म पानी पीजिए, 2 बार 1 कप में अदरक डाल करके अदरक की चाय पीजिए, ये आपके लिए बड़ा मुफीद होगा। दूसरा, तुलसी का पत्ता हर गांव में, हर गली में मिलता है। अगर आप हर सवेरे खाली पेट 6-7 तुलसी का पत्ता तोड़ करके खा लें तो आपको राहत मिलेगी। लौंग थोड़ा सा खा लें, इलायची खा लें तो आपको राहत मिलेगी। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, हर जगह मिलता है, ये आपको करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास दूध है, जिनको दूध मिलता है, वो दूध जरूर 1 गिलास सवेरे 1 गिलास शाम को पिए और उसमें हल्दी मिला लें थोड़ा सा, आधा चम्मच। तो जिनके पास मान लीजिए दूध नहीं है तो सिर्फ पानी में हल्दी मिला करके आधा चम्मच 2 बार में पिए, तो इससे उनको राहत मिलेगी। ये बड़े छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें कोई बहुत पैसा नहीं लगता है, ये बहुत कॉस्टली उपाय नहीं है। अगर इनको हमारे सभी लोग करें तो हम समझते हैं कि तुलसी का पत्ता है, जैसे हमने कहा कि गर्म पानी है, अगर उसमें अदरक डाल सकें, और धूप हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हर आदमी को 15 से 20 मिनट, आधे घंटे रोज धूप में बैठना चाहिए। और अगर हम धूप में नहीं बैठ पा रहे हैं किस कारण से, तो हमको विटामिन डी 60,000 के की एक खुराक खा लेना चाहिए। अगर हम ये सब चीज रोज करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम कोरोना पर कंट्रोल कर सकेंगे, इसको हम रोक सकेंगे, इसी स्टेज पर इसको हम समाप्त कर सकेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, अगर प्रशासन नहीं इन चीजों को इंतजाम कर पाया, तो हमारे लिए बहुत ही भयावह स्थिति आगे आने वाली है, उससे हमको बचना चाहिए। और मैं अपनी शुभकामनाएं जिला प्रशासन को और इस सेमिनारकर्ताओं को देता हूं कि इस अपने सेमिनार के माध्यम से ये जरूर इसका प्रचार प्रसार करें कि हमको क्या करना चाहिए और कैसे हम इस बीमारी के ऊपर में, इस महामारी के ऊपर में, ये हम कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। समाप्त करने के पहले मैं सिर्फ एक और बात आपको कह दूं कि इसको 3 चीजें हम अक्सर सुनते हैं। एक तो हम पैंडेमिक सुनते हैं, एक हम एंडेमिक सुनते हैं और एक हम एपिडेमिक सुनते हैं। तो ये क्या चीजें हैं? एपिडेमिक, अगर कोई बीमारी किसी कम्युनिटी में बड़े पैमाने पर फैल जाती है तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। अगर यही बीमारी कम्युनिटी से निकल करके, एक देश से निकल के कई देशों में फैल जाती है तो उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। और अगर ये किसी कम्युनिटी के कुछ हिस्से में रहती है, जैसे कुछ ट्राइब्स वगैरह है, तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं। तो अभी हम पैंडेमिक में हैं क्योंकि ये पूरे विश्व में बीमारी फैली हुई है। अभी विश्व में इसके करीब करीब 75 लाख 80 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हैं। 2.5 लाख लोग तो इसमें मर चुके हैं, उन लोगों की डेथ हो चुकी है। तो हम इसकी गंभीरता समझें, और जब तक पब्लिक इसकी गंभीरता को नहीं समझेगी, हमारे जिला प्रशासन को खूब प्रचार प्रसार करना चाहिए, पैम्फलेट बांटनी चाहिए, लाउड स्पीकर से बोलना चाहिए भाई हमको क्या करना है, घर में बैठो, मास्क लगाओ, ग्लोव्स को यूज करो, जो हमने कहा कि ये हल्दी खाओ, धूप में बैठो, तुलसी का पत्ता खाओ। ये तब जब तक ये सारी चीजें लोग नहीं करेंगे तो कोरोना पर हमारे लिए काबू पाना। और हमेशा प्रशासन जो है उसमें एक ह्यूमन टच होना चाहिए। ये ह्यूमन टच जब तक नहीं होगा, जब तक हम लोगों का दुख दर्द नहीं समझेंगे, तब तक हम इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और हमारे जितना कोरोना वॉरियर्स हैं, सबको मैं सलाम करता हूं, सबको मैं साधुवाद देता हूं, सबको मैं आशीर्वाद देता हूं कि जिस मेहनत से उन्होंने काम किया। साहब देखिए, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन काम कर सकते हैं, ये कोरोना वॉरियर्स 3 महीनों से लगातार 24 घंटा काम कर रहे हैं। उनको आप सलाम कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए, मीडिया का आप अभिनंदन कीजिए। ठाकुर जी मीडिया के बारे में कुछ कह रहे थे, उनके अपने विचार हैं, लेकिन मीडिया ने इतना सुंदर काम किया है। मैं कह सकता हूं कि अगर मीडिया नहीं होती, अखबार नहीं होते, टीवी नहीं होता, तो जितना प्रचार प्रसार इस मीडिया ने किया, अखबार ने किया, टीवी ने किया, इस बीमारी के बारे में कैसे इससे बचें, क्या करना चाहिए, वो शायद नहीं पहुंचता। आज हर एक आदमी अवेयर है कि भाई ये क्या चीज है। मीडिया ने ये काम किया है, तो मीडिया ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। मीडिया की हमको प्रशंसा करना चाहिए।
इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं और आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुनने की कृपा की। अब अगर किसी कोई प्रश्न पूछना हो तो जैसा ठाकुर जी ने कहा मैं भी कहता हूं, तो आप लोगों प्रश्न पूछे, अगर प्रश्नों के माध्यम से शायद बहुत सी चीजें ज्यादा अच्छी तरह से समझाई जा सकती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने एक शिक्षक की तरह हमें शिक्षित भी किया, जागरूक भी किया और एक मार्गदर्शक की तरह, एक नीति निर्माता की तरह सरकार को नीति निर्माण और जो आगे काम करना है उसके बारे में मार्गदर्शन भी किया। सर, आपके इस ज्ञान भंडार से हम सभी लोग अभिभूत हुए सर, इसके लिए आपका आभार सर। आपको फिर से प्रणाम सर। साहब, मेरा प्रणाम आपको, मेरा आभार आपको। हम लोग तो ठीक है, आपने बहुत मेरे बारे बहुत अच्छे अच्छे शब्द किए, शायद वो मैं डिजर्व करता नहीं, अलग की बात है, लेकिन आपको धन्यवाद। अगर लोग कुछ लाभान्वित हो सके हम तो अपने को हम लोग भाग्यशाली समझेंगे। सर अब मैं सभी प्रतिभागियों से आग्रह करता हूं कि एक एक कर अगर कोई भी लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, एक एक कर। लेकिन हेलो हेलो हेलो, मैं फारूक दिल्ली से। मेरा क्वेश्चन मणिकांत ठाकुर सर से है। सर, ये जो वायरस के नाम में जो पब्लिक को, जनता को, आम लोगों को जो स्पेस मिला था सैकड़ों सालों को, हजारों सालों के संघर्ष के बाद, जो कोरोना वायरस के नाम में ये सारे स्पेसेस को सिस्टम के द्वारा कर्टेल्ड कर दिया गया है। मुझे लगता है आने वाले लंबे समय में जो कर्टलाइज करनी पॉलिटिक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक तो है ही नहीं, तो वो स्थान फिर से मिल पाएगा, क्योंकि जो स्थान मिला था ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये वेबिनार, ये वर्चुअल, ये तो कहीं इफेक्टिव है नहीं। दूसरा प्रश्न हमारा वीएस दुबे से है कि वो कह रहे थे कि 1500 रुपया दे दिया जाए, 3000 रुपया दे दिया जाए, क्योंकि वीएस दुबे सर आपको पता है कि यहाँ जो कैश ट्रांसफर स्कीम है या कैश बेस्ड स्कीम्स है वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। अमर्त्य सेन का इस पर काम है, वो कहते हैं कैश यहाँ इफेक्टिव है ही नहीं, आपको काइंड देना पड़ेगा, आपको उसको धान, चावल, आटा, प्याज, दवाई ही देना पड़ेगा। वो तो 3000 रुपये का जाके उसका हस्बैंड दारू पी जाएगा, कहीं किसी को दे जाएगा, किसी की देनदारी है, लेनदारी है। तो मेरा लगता है मुझे लगता है कि यहाँ बिल्कुल ही जो कैश जो वो थोड़ा सा इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन जो जहाँ बिलियंस यानी कि ये अरबों की आबादी है। संक्षेप में प्रश्न पूछें। आप नहीं पूछ लीजिए प्रश्न। मेरा प्रश्न सिर्फ पूरा होने दीजिए। प्रश्न अगर चाहते हैं प्रश्न पूछा जाए पूछूं? आप पूछिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सर, ये जो कैश बेस्ड यहाँ जो स्कीम है वो इफेक्टिव नहीं है। अमर्त्य सेन का काम है, उस पर उसके उनके कामों पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो इसलिए बिल्कुल ही काइंड बेस ही यहाँ मैंने जो है इफेक्टिव जो है इंस्ट्रूमेंटेशन को दिया जाए। जिसको दवाई चाहिए, घर चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, वही दिया जाए, क्योंकि कैश बेस्ड यहाँ इफेक्टिव है ही नहीं। तो मेरा दो क्वेश्चन है, एक मणिकांत ठाकुर से जो कर्टेल हुआ है, क्योंकि 220 वायरस है, देयर आर 220 वायरस which are infecting to the human, जिसमें 220 वायरस में से 219 वायरस का कहीं कोई वैक्सीन आज तक डेवलप नहीं हो पाया। जिसमें मरबर्ग जो 1967 में जर्मनी में आया, जिसमें 80% तक फर्टिलिटी है, जिस आदमी को मैंने 100 लोगों को अगर वो इन्फेक्ट करता है जिसमें 80 लोग मारे जाएंगे, अरे उसमें कोरोना जो है 12वें नंबर पे है आज के डेट में, वो कोई 11वां नंबर पे नहीं है, पहले नंबर पे नहीं है। और 220 वायरस आज भी इफेक्टिव हैं, वो कोई भी मरा नहीं है वायरस जो है, ऐसे तो हजारों वायरस हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या जो पब्लिक स्पेस कर्टेल्ड हुआ है, सिस्टम के द्वारा कर्टेल्ड किया गया है, उसमें क्या वो फिर से रिगेन हो पाएगा आसानी से? मणिकांत ठाकुर सर से ये क्वेश्चन है। अब फिर से दोबारा वीएस दुबे सर अगर चाहें तो इस पर बोले, कैश बेस्ड इफेक्टिव सपोर्ट पे और काइंड बेस्ड इफेक्टिव सपोर्ट पे। आप प्लीज सुन लें, क्योंकि आपका क्वेश्चन लोग समझ गए हैं। क्योंकि मैंने खुद कहा ये दोनों, क्योंकि देखिए आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कैश को बहुत से लोग हैं दारू पी जाएंगे, बिल्कुल बात सही है। तो लेकिन सब लोग ऐसे नहीं जो दारू पी जाएंगे, तो ये तो हमको जिला प्रशासन के विवेक पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम उनको अगर सामान भी देंगे तो उसमें भी यही चीज कहेंगे आपको सामान नहीं मिला। तो ये दोनों में उसके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं। सामान फिर तो इसलिए हमने दोनों ऑप्शन रखा हुआ कि जिनको आप समझते हैं कि कैश से काम चल, हम सिर्फ कह रहे हैं कि उनको मदद आपको करनी है। आप अगर उसको काइंड से मदद कर पाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कठिन थोड़ा काम है, क्योंकि लोगों तक इन सामान को पहुंचाना, उसमें लोग कहेंगे आपने हमको
खराब चावल दे दिया, आपने हमको खराब दाल दे दिया, आपने हमको कीड़ा वाला लगा हुआ आटा दे दिया, तो फिर उसमें क्रिटिसिज्म हो। तो दोनों को प्रयास आप छोड़ दें, इस प्रशासन पर छोड़ दें, तो जिम्मेदारी छोड़ दें कि अगर आपके जिला में किसी आदमी को तकलीफ हुई तो आप पकड़े जाएंगे। ये जिला प्रशासन सक्षम है, मैनेज कर लेगा। हमने तो ऐसे बहुत से फ्लड सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन मैनेज की हैं। हम तो मुखिया को इसके लिए जिम्मेदार बनाते थे। हम कहते भाई तुमको हम इतना पैसा देते, तो अपने घर में खरीद करके इतना गेहूं, इतना दाल, इतना चावल, इतना आलू रखो, और अगर कभी सुनाई दिया कि तुम्हारे गांव में कोई आदमी भूखों मरा तो तुमको हम लोग पहले पकड़ लेंगे, क्योंकि किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। कोई वो बिल्कुल फुल प्रूफ कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है, कुछ न कुछ में कमियां रहेंगी। उन्हीं कमियों में हमको बेस्ट करने की कोशिश करना चाहिए। ये मेरा सुझाव था जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को कि भाई आप मदद कीजिए, जैसे भी कर सकिए। अगर ट्रांसफर करते हैं भी तो कहते हैं डीबीटी करते हैं, तो डीबीटी भी निकाल के शराब पीना होगा तो पी जाएगा, कैसे उसको आप रोक सकते हैं? तो दोनों चाहते हैं। अगर आप उसको कैश में दे सकें, नथिंग लाइक दैट। अगर ये काम हो सकता था, मैंने डिटेल नहीं बताया, ये काम क्वारंटीन सेंटर पर हो सकता था। जिस समय हमारे लेबरर्स आए, कहीं न कहीं आए, उनको क्वारंटीन सेंटर पर 50% को तो कम से कम क्वारंटीन सेंटर पर रखा गया। इन 15% को क्वारंटीन सेंटर पर यह सामान दिया जा सकता था, भाई तुम ये सामान लेके जाओ, 3 महीना कम तुमको सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कम से कम 50% का मामला सॉल्व हो गया होता। लेकिन तो हमने नहीं किया, तो हम तो पीछे नहीं जा सकते हैं। तो हमको तो आगे ही सोचना है कि हम सिर्फ इतना करना चाह रहे हैं कि उनको अगर हम नहीं मदद कर पाए तो हम कोरोना को नहीं रोक पाएंगे। कोरोना इतनी तेजी से फैलेगा, हम आप सब कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये निकलेंगे, ये गरीब आदमी है, ये अपनी जान बचाने के लिए निकलेंगे, मरता क्या नहीं करता, ये निकलेंगे, शहरों में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, गलियों में जाएंगे, बाजारों में जाएंगे, बस्तियों में जाएंगे और बड़ी तेजी से कोरोना को फैलाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आपको कुछ न कुछ करना होगा। धन्यवाद। मणिकांत सर अगर प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे सर। जी जी, ये जो प्रश्नकर्ता है, इनका जो सवाल है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। और जो सीमाएं हैं, वायरस एक इतना खतरनाक है ये रोगाणु या विषाणु, कि इसके बारे में अभी तक मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों ने कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला है जिस रास्ता पर हर कोई भरोसा कर ले। खुद वैज्ञानिकों को कभी कभी अपनी खोज पर भी भरोसा नहीं रह पाता है। तो ये तो स्थिति है। लेकिन सवाल ये है कि मान लिया कि बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को वो उस पर नियंत्रण उनका संभव नहीं हो पाता है। बावजूद इसके जो उपाय हैं, जो सरल उपाय हैं, जिन उपायों से उससे कुछ हद तक बचा जा सकता है या उनको टाला जा सकता है, तो यही सारा, जैसे बात कही जा रही है कि कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, फिर भी अस्पताल में लोग क्यों दाखिल हो रहे हैं, अस्पताल क्यों जा रहे हैं, क्यों इतने सारे सुझावों को सुन रहे हैं और उसको अमल में ला रहे हैं? वो इसलिए कि बचने का जो रास्ता है उसको अपनाना बेहद जरूरी है। और परहेज से ही सही, परहेज अगर करेंगे और उससे अगर इसकी फैटेलिटी कम होती है, अगर मृत्यु दर में कमी आती है, तो वही एक रास्ता बचता है। इसलिए मेरे ख्याल से ये जो कहा जा रहा है बचाव का जो रास्ता है, उसको पूरी तरह, पूरी निष्ठा के साथ उसको अपनाइए, और अपनाना ही एकमात्र विकल्प है। मेरे ख्याल से और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और कोई प्रतिभागी प्रश्न पूछना चाहे तो? जी, मेरा प्रश्न है अमित भैया से। अमित सर से मेरा एक प्रश्न है। जी, पूछा जाए। मेरा प्रश्न है कि ये कोरोना काल में जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका कुछ प्रतिशत अंश ही निर्धन जनता तक पहुंच पाता है। 100% उसे लाभ मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? धन्यवाद। ये इस पर अगर मैं कहूँगा तो पहले से ही जो है वो कार्य किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए गए, यूआईडी कार्ड्स जो है वो बनाए गए, उस समय जो है वो व्यक्तियों की पहचान
जो है वो स्थापित की गई और उन्हें एक नंबर जो है वो उपलब्ध कराया गया और उसके माध्यम से उनके अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर और अकाउंट जो पूरा सिस्टम है इसको इंटीग्रेट एक व्यवस्था डेवलप की गई कि हम जो भी लाभ है वो हम डीबीटी के माध्यम से जो कराएं। इसमें अभी जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है, खास तौर पे जो है वो जो बेनिफिट ओरिएंटेड है, वो सीधे उनके खाते में जो है वो भुगतान हो रहा है। तो हमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट सरकार द्वारा जो भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स है, अब वो सीधे उसके लाभ जो है वो अकाउंट में और उस 7% लाभ वो लोगों को मिलता है। इसमें जो लाभुक हैं उनको भी जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो अवेयर होना पड़ेगा, खास तौर पे अपने अधिकारों को लेकर के, क्योंकि वित्तीय लाभ पहुंचना अब जो है वो आसान हो गया है। आज हम देखें तो अगर हम जिले में बात करें तो जितने भी महिलाएं जिनके जनधन खाते थे, सीधे जो है वो केंद्र सरकार द्वारा राशि उन तक जो है वो पहुंच जा रही है। इसमें कोई बीच का सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। एक तरफ जो वो लाभुक है और दूसरी तरफ जो है वो फंड रिलीज करने के लिए जो एजेंसी और जो विभाग है वो तो लाभ सीधे लोगों को पहुंच रहा है। अब ये है कि इस लाभ को उठाने के लिए खास तौर पे इस कोरोना के समय में हम जो है वो सावधानी बरतें। बैंकों में जो है वो अनावश्यक रूप से जो वो भीड़ न लगाए, जरूरत पड़ने पर जो करे। जो डाकघर जो आजकल जो काम कर रहे हैं वो भी डोर स्टेप पे जो वो जो लाभ है वो पहुंचा रहे हैं। तो उन तमाम माध्यमों से हमें जो वो लाभ वो प्राप्त करने हैं और कम से कम जो है वो घरों से निकलने की कोशिश जो है वो होनी चाहिए। आप बेनिफिशियरी ओरिएंटेड के अलावे जो रोजगार सृजन के जो मामले हैं, खास तौर पर मनरेगा एवं अन्य में, उनमें जो है वो ज्यादा हद तक जो वो सजगता बरतने की जरूरत है। वहां पर भी जो है वो अकाउंट में ही जो वो पेमेंट सुनिश्चित कराया जाता है, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करना जो है वो बहुत जरूरी है। और जो भी योजनाएं हैं उनके बेसिक्स जो है वो एटलीस्ट पंचायतों के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से लोगों तक जो है वो पहुंचनी चाहिए जानकारी, ताकि लोग अपने जो अधिकार हैं उनके, उनसे जो वो परिचित हो सके, उनके बारे में वो जान सके और जब वो लाभ उन तक पहुंचे उसके बारे में व्यापक जानकारी उनको उपलब्ध रहे। थैंक यू। मुख्य वक्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि और वो अगर प्रश्न लेना चाहेंगे तो सर इसको आगे बढ़ाया जाए। रजनीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सर। सबसे पहले तो मैं क्या बहुत ही हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा वीएस दुबे जी को। इनको तो जब हमने पत्रकारिता में प्रवेश लिया, या कहिए बिहार में पत्रकारिता मैंने शुरू की थी रांची से आने के बाद, तब से जानता रहा हूँ कि ये जहाँ भी रहे, जिस पद पर भी रहे, अभी भी वो आदर्श के रूप में याद किए जाते हैं और अभी भी उनकी सक्रियता इस तरह बनी हुई है। और आज जिस तरह का उपयोगी सुझाव जितने इन्होंने दिए हैं और जितनी तर्क संगत बातें कही हैं, वो लगता है कि जैसे मैं खुद जो महसूस करता हूँ वो मैं अगर मैंने कहना शुरू करता तो वो दुबे जी की आज जो तमाम बातें थीं उन बातों की तरह ही हैं। और इसलिए हर आदमी ये महसूस करता है, इस तरह के प्रशासक अगर हों, प्रशासन में अगर ऐसे व्यक्ति हों, तो जन सामान्य से किस तरह से उनका तादात्म्य हो जाता है, किस तरह से रिश्ता जुड़ जाता है। ये इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने आज हमारे साथ बातचीत में शामिल होकर और ऐसा कुछ कहा, और जो उन्होंने सुझाव दिए हैं कि कम ही खर्चे में सरकार किस तरह से 3 महीने तक ये इस बड़े संकट को सीमित कर सकती है, इससे इसका निदान खोज सकती है। तो मुझे लगता है कि ये उनके अनुभव का ही ये परिणाम है। जितना कुछ अनुभव उन्होंने लिया है, अब इससे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति का सुझाव और क्या हो सकता है। और इस सरकार को मानना चाहिए और इस वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से अगर ये कुछ बात ठोस निकल के आई है तो इसके लिए वीएस दुबे साहब का शुक्रिया व्यक्त करना चाहिए हम सबको। जी सर, माना जाता है सर, मेरा मानना है कि प्राचीन काल में अरस्तु को गुरुओं का गुरु कहा जाता है, लेकिन आज सर को सुन के यह पता चला कि अगर प्रशासकों का प्रशासक कोई माना जाएगा तो वीएस दुबे सर को माना जाएगा।
बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आज ये और प्रश्न अगर कोई आने वाले हों तो मैं तैयार हूँ। लेकिन एक बात मैं मीडिया के बंधुओं से और कहना चाहता हूँ। ये इन पर अब निर्भर करता है कि ये किस तरह की पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये ऐसा समय है, मान लीजिए कुछ सामान्य स्थिति होती, तो सामान्य स्थिति में अगर आप कुछ इस तरह की पत्रकारिता को अपनाते हैं, जिन पर बहुत सवाल नहीं उठ सकते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन आज जो समय है, आज का जो वक़्त है, इसमें तो ये चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से समाज के लोगों में सकारात्मकता आए, किस तरह से उनका भरोसा बढ़े, कैसे उनमें ताकत आए कि इस बीमारी से लड़ सकें, कैसे सरकार के साथ के गलत कार्य पर वो सवाल उठा सकें। तो ये अब जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं, उनको तो जो सोशल मीडिया को लेके जिस तरह की बातें या फेक न्यूज़ की बातें होती हैं, इसको पत्रकारों को ही चाहिए कि इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए और कुछ ऐसा सकारात्मक सामने लाएँ, ताकि नई पीढ़ी के पत्रकारों को भी भरोसा हो, वो आगे बढ़ें और ऐसे समय में लोगों के लिए प्रो पीपल रिपोर्टिंग कर सकें। ये मेरी कामना है और अगर वो सुन रहे हैं हमारे पत्रकार बंधु, तो उनको ऐसे समय में खास भूमिका में उतरना बहुत ज़रूरी है। और वो खास भूमिका यही है कि जहाँ तक जो सच है, उसको सीधे-सीधे बिना डरे, बिना किसी भय के वो सामने रखें, ताकि सरकार भी सुधार कर सके, प्रशासन के लोग भी उसमें सुधार कर सकें और जो बातें खोटी हैं, झूठी हैं, उनका कैसे प्रतिकार हो, इसके लिए भी साहस के साथ सामने आना चाहिए। सर, आपका सुझाव जो है वो पत्रकारों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा सर। लेकिन सर, आपने खुद ही बतलाया है कि मीडिया खुद अपने अस्तित्व को लेकर आपस में अंतर्द्वंद में है, तो उसको भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और जो नकारात्मक चीजें हैं वो मेरा मानना है कि उसी का प्रतिफल है। और कोई प्रतिभागी? कुछ चुनौतियां नहीं है, बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे कॉरपोरेट घराने के लोग अब मीडिया को अपने कब्जे में अगर करने लगे हैं, कर चुके हैं बहुत हद तक, तो ये क्या कम खतरा है? जो जनपक्षी पत्रकारिता करना चाहता है, उसके लिए कितना बड़ा खतरा है। क्या हम सरकार के सामने में मुस्तैदी से सवाल नहीं उठा सकते? और अगर सवाल उठाते हैं और उस सरकार के पक्षधर अगर वो कोई कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, तो क्या वो हमको उस तरह से सेवा करने दे सकते हैं? वो अगर नौकरी का खतरा उत्पन्न हो जाए, सड़क पे आ जाने का खतरा उत्पन्न हो जाए, तो आखिर पत्रकार उस समय में करे क्या? कितना समझौता करे? और समझौता किससे? किसके साथ? अगर हम लोगों के खिलाफ जाते हैं, तो ये लोग तब इसका मतलब हम अपना दायित्व भूल जाते हैं। अगर हम लोगों के बारे में, लोगों के हक में आवाज़ उठाते हैं, तब अगर इसमें खतरा उत्पन्न हो जाए किसी के लिए, किसी सरकार के लिए कि उस आवाज़ को दबाई जाए, या उन पर मुकदमे दर्ज किए जाएँ, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा खतरा है। लेकिन मेरा अपना विश्वास है, पक्का भरोसा है कि ये जो प्रो पीपल रिपोर्टिंग है, ये कभी बंद होने वाला नहीं है। ठीक ही कहा वीएस दुबे साहब ने कि पत्रकारों ने जिस तरह से उठाया है मामला, बहुत कुछ आप नहीं जान पाते दुनिया भर में क्या हो रहा है। और कई लोगों ने खतरा उठा के बातें कही हैं, सामने लाई। इसलिए हम बहुत निराश नहीं हैं, आशा भी है ही और इसी आशा के साथ ही आगे बढ़ना। रजनीश जी। जी सर। नमस्कार सर। हेलो सर। हाँ नमस्कार जी, पूछा जाए। सर, क्वेश्चन मेरा ये है, हम लोग जो भी बात अभी कर रहे हैं वो लॉकडाउन का हानिकारक का बात कर रहे हैं, मतलब डिसएडवांटेज का बात कर रहे हैं। एडवांटेज तो यहाँ पे ये हम देखे, मेरा गंगा इतना स्वच्छ हो गया है, ये लॉकडाउन का ही कारण हुआ। मेरा वातावरण, ये जो भी हुआ है लॉकडाउन का ही कारण हुआ है। हमारे जो भी मतलब जो भी समाज का, जो भी सोसाइटी का जो आदमी लोग थे, वह लड़की लोग को नेग्लेक्ट करते थे, जिसकी जनसंख्या इस समय बढ़ी है। ये तो हम लोग की वरदान साबित हो गया सर। इस पे इससे कहाँ किसी को ऐतराज है? कहाँ किसी को ऐतराज है? अगर पानी शुद्ध हो, हवा शुद्ध हो, लॉकडाउन का असर ऐसा दिखा, चारों तरफ सड़कों पर लोग निकलते थे जिस समय में, तो ये ऐसा सुखद अनुभूति होती है और हुई, तो ये इसमें किसको संदेह है और ये किसको ऐतराज है इससे? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? ये कि कोरोना को इसका श्रेय देने की बात नहीं है, बल्कि हमने
एक मनुष्य के रूप में या पृथ्वी पर रहने वाले एक जीव के रूप में, जिन्होंने विनाश किया है प्रकृति का बहुत हद तक, जिन्होंने प्रकृति के खिलाफ काम किया है, और वो अगर कोरोना के माध्यम से उस पर सामने बात लाई गई है कि आइए, एक मनुष्य पर सवाल उठाया गया है कि आप बदलिए, अपना रास्ता बदलिए, वरना इससे भी भीषण रूप में आप महामारी की चपेट में आ सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं, ये सुधार की बातें हैं, इससे किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है, और ये बिल्कुल हम सब इससे सहमत। हेलो सर, मेरा एक सवाल है सर। सवाल ये है कि सर, जो सरकार द्वारा अनलॉक 0.1 लागू किया गया है, ठीक है ना, तो उससे बहुत सारे स्थान खोल दिए गए हैं, तो उससे सर कोरोना केस क्या ऑटोमेटिकली बढ़ गया, तो सर उसको रोकने के लिए पाबंदी को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, अब यहीं पर बात उठती है कि पत्रकारों को किस तरह की भूमिका मानना चाहिए। ये जो खोला गया है, अगर राजनीति आपकी प्राथमिकता है, अगर चुनाव आपकी प्राथमिकता है, और तब आप लोगों के खतरे को भी दरकिनार कर सकते हैं, लोगों के बीच बीमारी के बढ़ने की आशंका को भी आप ध्यान से हटा सकते हैं, और सिर्फ आप चुनाव पर अपना ध्यान ले जाना चाहते हैं, चुनाव की तरफ, राजनीति की तरफ, ताकि आपको फिर से सत्ता हासिल हो, तो मेरे ख्याल से यहीं पर रोकने की जरूरत है। यहाँ ये कहने की जरूरत है कि पहले सारा इंतजाम आप कर दीजिए, को सुरक्षित कर दीजिए, आम जनता को सुरक्षित कर दीजिए, तब आप अपनी सत्ता की बात आप सोचिए, आप राजनीति की बात कीजिए, आप चुनाव की बात कीजिए। लाख आप वर्चुअल रैली कर लें, लेकिन क्या होगा वर्चुअल रैली से? और जो चुनावी गतिविधियां बढ़ेंगी, आपाधापी होगी, ये दो लोगों का मिलना जुलना होगा, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये इसकी धज्जियां उड़ेंगी, तो उससे बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? तो इस हालत में एक खतरा उठा के जो ये किया जा रहा है, मैं तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ। सही नहीं है सर, एक तरह से और केस बढ़ेगा सर कोरोना का। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये और बढ़ेगा। कोई प्रतिभागी? सोचना चाहिए। तो प्रचार सत्र की अगर अनुमति हो तो सर हम वोट ऑफ थैंक्स की ओर बढ़े।